अब भाइयों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमने कर लिया, लेकिन इसमें हमारे को एक इंटरनल चॉइस गिवन है। तो बेटा इस चॉइस के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये जो हमारे को इंटरनल चॉइस वाला जो क्वेश्चन गिवन है ये भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही हमारे पास आएगा बेटा। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में, और वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की जो चॉइस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो है अ बॉय 1.7 मीटर टोल, एक लड़का है 1.7 मीटर टोल है भैया। अब वो है 1.7 मीटर टोल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। बात वही है, ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे मेरे भाइयों एक लड़का खड़ा हुआ है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, फ्रॉम अ बिल्डिंग। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, मतलब इस तरफ कहीं पे बिल्डिंग है और यहाँ पे लड़का है। अभी मैं जैसे ही फिगर बनाऊंगा आपको मज़ा आ जाएगा बेटा, ठीक है। कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। लड़का जो है वो बिल्डिंग को देखेगा, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई। लड़का देख रहा है बिल्डिंग को फ्रॉम हिज आई, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा मित्रों। फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री, जिस एंगल पे देख रहा है वो 60 डिग्री है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और यहाँ पे √3 की वैल्यू लेके काम करना है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भैया बिल्डिंग की हाइट निकालो। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और √3 की वैल्यू यहाँ पे काम लेके करना है। कहा गया है टेक √3 इक्वल टू 1.732, ये काम करना है मेरे को दोस्तों। तो भाइयों अगर अपने को ये काम करना है तो बड़ी सीधी सी कहानी है। अपने को क्या करना है, पहले इस तरफ तो एक लड़का बना देना है 1.7 मीटर टॉल, और इधर हमारे को एक बिल्डिंग बना देनी है। क्यों? क्योंकि लड़का ही तो बेटा बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, ये एक लड़का बना दिया यहाँ पे, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे मेरे भाइयों ये एक मैंने बिल्डिंग बना दी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये तो लड़का है हमारा ए बी तो लड़का है बेटा, और जो सी डी है, सी डी क्या है दोस्तों? बिल्डिंग है। ये लड़का है, ये बिल्डिंग है, ये लड़के की आँख। यहाँ से भाइयों इस लड़के ने देखना स्टार्ट किया। अब वो है 1.7 मीटर टॉल, ये लड़के की हाइट दे रखी है 1.7 मीटर, ठीक है भैया। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे रखा है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितना दूर है? 50 मीटर की दूरी पे है। इसका मतलब एसी की डिस्टेंस दे रखी है मैंने आपको कितनी? 50 मीटर। कहा जा रहा है ये जो बॉय है ये इस बिल्डिंग से 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? इसकी आई से, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो बेटा पहले इसकी आई से बिल्डिंग के टॉप को मिला देंगे, मिला दिया, और फिर यहाँ से हमको ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे ये वाला एंगल है मेरे दोस्तों 60 डिग्री। इसका मतलब लड़के की आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री था वो बच्चों मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अगर ये वाली हाइट 1.7 है तो बेटा जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया, इस पॉइंट का नाम हम ई लिख देंगे। ये 1.7 है तो सी वाला पार्ट है, ये भी 1.7 आ जाएगा। उसके बाद बेटा मुझे पता है अगर ये 50 मीटर है तो बी जो है वो भी कितना आ जाएगा मेरे पास? 50 मीटर आ जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, मुझे सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल बी डी ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और मेरा काम ख़त्म होने वाला है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी ट्राइंगल में क्या लिखूंगा बेटा? 1060 परपेंडिकुलर डी अपॉन बेस बीई, डीई अपॉन बीई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 कितना होता है बेटा? 1060 की वैल्यू मैं जानता हूँ √3 होती है,
डी की वैल्यू जो है वो मुझे पता नहीं है। डी को एक काम करते हैं, एक्स मान लेते हैं, अननोन है। हमने डी को क्या कर लिया, एक्स मान लिया। तो डी की जगह मैंने एक्स लिख दिया अपॉन में बी। बी मुझे कितना दे रखा है बच्चों, बी मुझे 50 दे रखा है, तो मैंने बी की जगह 50 पुट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू बेटा इसको इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग गया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू 50√3। 50√3 मेरे पास बेटा किसकी वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। मुझे हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग की हाइट मैं जानता हूँ बेटा C2D। तो बिल्डिंग की हाइट मतलब मुझे क्या निकालना है, CD निकालना है। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है भाइयों, इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे CD फाइंड आउट करना है। और अगर मुझे CD फाइंड आउट करना है तो मुझे x में 1.7 को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं x फाइंड आउट कर चुका हूँ और उसमें 1.7 प्लस करूँगा तो जाके बिल्डिंग की हाइट आएगी। तो भैया ये तो रहा x। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू मैंने आपको दी है 50√3। x की वैल्यू है 50√3 और उसमें प्लस करना है बच्चों 1.7। तो पहली बात तो बेटा इसको अपन डायरेक्ट इस तरह से तो प्लस कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे पहले √3 की वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो √3 की वैल्यू है वो आपको लेनी है 1.73। तो √3 की जगह क्या लेना है दोस्तों, 1.73 लेना है। इसका मतलब मुझे जो 50 है ना, 50 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 से। कितनी आसान सी चीज़ है भाई, ये आया 50√3। 50√3 का मतलब 50 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। देखना कितनी इजी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.73। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये लो टेक √3। यहाँ से बेटा मैंने डेसिमल हटाया, अपॉन में क्या आ गया मेरे भाइयों, 100 आ गया। 50 से 100 कट गया मेरा कितनी बार, 2 बार। सीधा सीधा काम हो गया। 173 को 2 से डिवाइड करना है। ये रहा 173, आप कहेंगे 2 से डिवाइड करना है भैया, 2 8 जा 16। ये लो साहब कितना बचा, 1 बचा। ये हो गया आपका 13। आप कहेंगे 2 6 जा 12, कितना बचा बेटा, 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे या 0 लिखेंगे, 2 की टेबल में 10 5 बार। 86.5 आपका आंसर आया। कितना आया, 86.5। आप यहाँ पे लिखेंगे 86.5 और उसमें प्लस करना है बच्चों किसको, 1.7 को। तो 86.5 में ये रहा 86.5, इसमें प्लस करना बच्चों 1.7 को। ये 1.7 मैंने यहाँ पे लिखा। 5 और 7 बेटा 12, 12 का 2 1 केरी, 6 1 7 7 और 1 8, और यहाँ पे क्या है 8, 88.2। 88.2 मीटर, दैट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो पीछे लगा देंगे भाइयों कितना, मीटर, और हम बोलेंगे बिल्डिंग की हाइट आ गई है हमारे पास 88.2 मीटर। ये हो गई बेटा हमारी कहानी ख़त्म। अब मेरे दोस्तों मैं सेक्शन सी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सेक्शन सी में आप जानते हैं कहानी आपको ऑलरेडी पैटर्न में मैंने पूरी क्लियर कर दी है कि सेक्शन सी में हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे और जो चारों क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं मेरे भाइयों। और यहाँ पे 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो देखिएगा बेटा किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, स्क्रीन पे आपके लिए आने वाला है भाइयों। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे इंटरनल चॉइस भी गिवन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल between the two tangents prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे सैम्पल पेपर में भी आ गया। टू द एंगल subtended by the line segment, subtended by the line segment
joining the points of contact, joining the points of contact, joining the points of contact to the center, to the सेंटर। बेटा देखिए लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। अभी आपको 1 मिनट में मैं जैसे फिगर बनाऊंगा सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने बता भी रखा है मेरे वन शॉट के अंदर भी बेटा, मैंने इसके बारे में बात करी थी। और इसके अलावा मैंने जब ये सर्कल लेक्चर के पूरे बेटा सारे कंप्लीट वीडियो बनाए थे तो उस टाइम पे भी मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। बेटा ये हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। एक टेंजेंट तो मेरे भाइयों मैंने ये ड्रॉ किया और एक टेंजेंट मेरे भाइयों मैंने ये ड्रॉ किया। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। ये आपको अब दिख रहा होगा एकदम ढंग से। एक टेंजेंट तो बच्चों मैंने ये ड्रॉ किया और एक टेंजेंट मेरे भाइयों मैंने ये ड्रॉ किया। ये 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए और इस एक्सटर्नल पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बच्चों यहाँ पे पी। पी से एक तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों पी ए, और पी से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया मेरे भाइयों पी बी। एक्सटर्नल पॉइंट पी से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, एक पी ए ड्रॉ किया मेरे भाइयों, एक पी बी ड्रॉ किया। एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कौन सा आएगा बेटा? ये वाला। इसका नाम क्या है? ए पी बी। तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कौन सा हो गया? एंगल ए पी बी। ये एंगल जो है ना ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। किसके साथ? इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों, ये आपका सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इससे मिलाओ, ये रहा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको भी आप इससे मिलाओ। ऐसा होने पे एंगल कौन सा बना? ए ओ बी। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है देखिएगा आप, टू प्रूव। मुझे जो कहानी प्रूव करनी है, मुझे ये प्रूव करनी है कि ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? ए पी बी। ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। इस एंगल का नाम है बच्चों ए ओ बी। ये दोनों एंगल मिलके क्या होते हैं बच्चों? ये दोनों एंगल मिलके सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। अब अगर मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है तो मैं कैसे प्रूव करूँगा? मेरे लिए बड़ा बच्चों का खेल है। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन भी करवा रखा है ऑलरेडी। बच्चों का खेल है, देखिएगा, वन शॉट में करवाया था। आप जानते हैं बेटा कि जैसे ही आप रेडियस और टेंजेंट दोनों के बीच में बात करते हैं तो आप कहते हैं रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये एंगल 90। सिमिलरली ये रेडियस ये टेंजेंट, तो बेटा ये एंगल 90। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरे पास बेटा ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा मेरे पास, कौन सा? ए ओ बी पी। इस ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल में मुझे पता है बेटा मेरे पास यहाँ पे ये 2 एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कितने हैं बेटा? 90। और मुझे पता है चारों का सम 360 डिग्री होता है। तो मैं डायरेक्टली एक चीज़ कह सकता हूँ, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल पी। एक काम करते हैं, एंगल ए फिर इसका नाम लिख देते हैं एंगल बी, क्योंकि ये दोनों मुझे 90 पता लग गए। प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ, प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले तो बेटा हम ये वाला डायलॉग छाप देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। फिर उसके बाद आप इसको 90 डिग्री यहाँ पे बोल रहे हैं ना। एग्जाम में मेरे भाइयों सब कुछ लिखना पड़ता है, वहाँ पे एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। वो चेक करने वाला तो ये देखता है कि आपको क्या क्या आता है। तो आपको ये सारी बात वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। क्या? एज वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पूरा डायलॉग लिखना पड़ेगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पूरी बात लिखनी पड़ेगी। तो ये एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एंगल ए 90, एंगल बी 90 प्लस एंगल पी का मतलब बेटा वही हमारा एंगल ए पी बी, और प्लस एंगल ओ का मतलब हमारा वही एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया बेटा? 180। 90 प्लस 90 मेरे पास हो चुका है बच्चों 180। 180 इधर
प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो बेटा जैसे मैं उधर 180 को माइनस में भेजूंगा तो मुझे पता लग जाएगा एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360। 360 में से मैं किसको माइनस करूंगा बच्चों? 180 को माइनस करूंगा। 360 में से अगर मैं 180 को माइनस करूंगा, आंसर कितना आ गया? 180। और क्वेश्चन की भी बेटा कहानी खत्म हो गई। अगर मैं 360 में से 180 को माइनस करूंगा तो मुझे पता लग गया आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो P और O, ये रहा एंगल P, ये रहा बच्चों एंगल O। तो एंगल P को मैं कैसे लिख दूंगा? एंगल APB। एंगल O को कैसे लिख दूंगा? एंगल AOB। और इक्वल टू में क्या चल रहा था बेटा? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन ओवर। मुझे पता लग गया कि यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम 180 आ चुका है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री। कितना सीधा सा क्वेश्चन था। तो सर्कल चैप्टर का बहुत ही सीधा क्वेश्चन था बच्चों ये वाला। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे को चॉइस गिवन है। मैंने आपसे कहा था ना, सेक्शन ए में आपके पास 2 चॉइस थी, 2 इंटरनल चॉइस थी। सेक्शन बी में 1 इंटरनल चॉइस थी और सेक्शन सी में भी आपके पास 1 इंटरनल चॉइस है। तो यहाँ पे जो चॉइस है वो आपको मैं बता देता हूँ भाइयों कि चॉइस में आपको क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको इंटरनल चॉइस जो गिवन है वो भी बड़ी सिंपल है और वो क्वेश्चन भी मेरा बेटा करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरे लेक्चर्स में। टू टेंजेंट्स, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया था बच्चों, याद रखना। टू टेंजेंट्स, वापस आज आपके लिए सेम कहानी लेके आ गया। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from an external point T, from an external point T। prove that मुझे जो प्रूव करना है देखिएगा। prove that एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में टिक करवा रखा है। तो बेटा मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ कि ये तो रहा मेरे भाइयों हमारा सर्कल, 1 नंबर सर्कल बन गया ना बेटा। आपकी चॉइस पे हमेशा शानदार सर्कल बनाता हूँ। तो ये तो बन गया बेटा हमारा सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट है T। इस एक्सटर्नल पॉइंट T से एक तो मेरे दोस्तों टेंजेंट जा रहा है TP और इसी एक्सटर्नल पॉइंट T से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे TQ। तो ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट T। यहाँ से एक तो टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों मैंने TP और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया मेरे भाइयों TQ। ठीक है, विद सेंटर O, ये हमारे सर्कल का सेंटर बना दिया मैंने भाइयों O। कहा जा रहा है प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल कौन सा? PTQ, मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, वही जैसा प्रीवियस हमारे क्वेश्चन में था। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल ये डबल होना चाहिए किससे? OPQ से। OPQ, तो पहले O को P से मिलाना पड़ेगा यार भाई, फिर P को Q से मिलाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल जो है ना, इस वाले एंगल से हमारा ये वाला एंगल भाइयों डबल होना चाहिए। साफ साफ कहा गया है कि इस एंगल से ये एंगल डबल होना चाहिए। ठीक है भैया, डबल प्रूव करके दिखा देंगे। तो देखिएगा ये एंगल से ये एंगल डबल होना चाहिए। अब मेरी एक ट्रिक देखिएगा, जैसा आपने O को P से तो मिला दिया बेटा, O को Q से भी मिला दो, क्या बुराई है? मिला दिया हमने O को P से मिला दिया था क्योंकि हमें OPQ बनाना था। मैंने अपनी तरफ से O को Q से भी मिला दिया। जैसे बेटा मैंने ये काम किया, आप जानते हैं कि ये और ये दोनों साइड इक्वल है क्योंकि दोनों हमारे सर्कल की रेडियस है। तो हमें एक चीज़ पता लग गई, इन ट्राइंगल OPQ में ये जो मैंने ट्राइंगल बना दिया ना, जैसे O को Q से मिलाया, OPQ ये एक छोटा जो ट्राइंगल है, इसके अंदर हमें क्या पता है बेटा? हमें ये चीज़ पता है कि OP और OQ दोनों बराबर है क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। OP और OQ दोनों बराबर है क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। अगर बेटा साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल बराबर होते हैं। ये हमारा बेटा 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो हमने अप्लाई किया कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल बराबर आएंगे। इसका मतलब OQ के अपोजिट में कौन सा है? ये वाला एंगल। OP के अपोजिट में कौन सा है? ये वाला एंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब मैंने आपसे बोला कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, इक्वल टू एंगल OQP।
P, और दोनों को मैंने क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। तो मज़ेदार कहानी क्या हो गई कि अगर ये वाला एंगल x है तो PTQ जो है वो चेंज होके क्या आना चाहिए, 2x डबल आना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रूव करना है कि ये जो एंगल है दोनों टेंजेंट के बीच का, ये डबल होना चाहिए किसका, इस वाले एंगल का। और इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, x। तो मैं कहानी चेंज करके लिख देता हूँ कि एंगल PTQ मेरे पास क्या आना चाहिए, ये वाला एंगल मेरे पास 2x आना चाहिए। मैंने इसको बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट मैनर में बना के लिख दिया कि भैया अगर ये एंगल PTQ जो है ना, ये इस वाले एंगल का डबल अगर मुझे प्रूव करना है और मैं इसको x मान रहा हूँ, तो एंगल PTQ कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। ठीक है साहब, आना चाहिए। तो पहले तो ये चीज़ ख़त्म हुई हमारी कि भैया हमें ये काम करना है, ये वाला काम मैं कर चुका हूँ। अब इसके बाद मैंने देखा कि ये तो रही रेडियस, ये रहा टेंजेंट, तो बेटा ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। आप लोग जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को, इस इतने से पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस पार्ट का मैंने भाइयों नाम दे दिया यहाँ पे y। अगर ये y है तो ये भी y आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है बेटा, इसमें TP बराबर है किसके, TQ के। तो अब हमें पता है कि अगर ये दोनों साइड बराबर होती है तो इनके अपोजिट के एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल y है तो ये एंगल भी क्या आएगा, y की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता लग रही है कितनी, 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि x प्लस वाई 90 डिग्री होता है बेटा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि x प्लस वाई 90 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। इस वाले पार्ट को मैंने x बोल दिया, इस वाले पार्ट को मैंने y बोल दिया। तो x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा कितनी, 90 माइनस एक्स। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू डायरेक्ट पता है 90 माइनस एक्स। अगर ये y है तो ये भी y है, ये 90 माइनस एक्स, ये भी मेरे दोस्तों मेरे पास कितना आ गया, 90 माइनस एक्स। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको TPQ, इस TPQ ट्राइंगल के अंदर, इस TPQ ट्राइंगल के अंदर बस मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा और मैं इस क्वेश्चन की पूरी पिक्चर ख़त्म कर दूंगा। इस ट्राइंगल के अंदर मैं सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखिएगा ये आपको पता लगी गया कि x प्लस वाई 90 है, और ये आप जानते हैं ये x है तो ये भी x आएगा, ये y है तो ये y आएगा, क्योंकि मैंने आपको इंडिकेट करके बताया कि TP किसके बराबर है, TQ के। इसलिए भैया इस वाले ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। लिख दिया भैया मैंने 180 डिग्री इनका समय। P कितना है, P जो है बेटा वो है y, Q कितना है, वो भी कितना है y। तो P की जगह भी मैंने क्या लिखा बेटा y, और Q की जगह भी मैंने क्या लिखा मेरे भाइयों, y प्लस एंगल T। एंगल T ये रहा, एंगल T का नाम मैं क्या लिखूँगा, PTQ। तो पहले मैं T लिख देता हूँ, फिर बाद में अपन कर देंगे, इक्वल टू में 180 डिग्री। y प्लस वाई बच्चों हम जानते हैं 2y होगा, y की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम सीधा पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 माइनस एक्स। तो y की जगह क्या लिखना है बच्चों, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। फिर वापस इस y की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस एक्स, और प्लस में क्या दे रखा है, एंगल T, और इक्वल टू में 180 डिग्री। बच्चों 90 प्लस 90 180, उधर भी 180, 180 ने 180 की ज़िंदगी ख़राब कर दी, 90 प्लस 90 180, 180 से 180 की ज़िंदगी ख़राब। माइनस एक्स दोनों मिलके क्या हो गया, माइनस का 2x, और प्लस का एंगल T इक्वल टू 0। माइनस 2x उधर जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, तो एंगल T की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल T की वैल्यू आ गई बच्चों 2x। यही तो प्रूव करना था, और आ चुका है मज़ा। एंगल T मेरे पास कितना आ चुका है, 2x। एंगल T का मतलब क्या है बेटा, एंगल T का मतलब दिस वन, और इसको क्या बोलते हैं, PTQ। तो एंगल T बोलो चाहे एंगल PTQ बोलो, बात तो एक ही है। तो एंगल PTQ कितना आ गया बच्चों, एंगल PTQ आ गया मेरे पास 2x, और जो x है वो मैंने किसको माना था, OPQ को। तो x की जगह जाके क्या लिख दूंगा बेटा, OPQ। तो ये मेरा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। ये लिखा एंगल PTQ इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और x क्या है बेटा, x जो है वो है एंगल OPQ। ये आंसर आ गया। ये हमारी इंटरनल चॉइस की भी कहानी ख़त्म हुई। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, उस पर अपन बात करते हैं। तो मेरे भाइयों जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए और आपको क्वेश्चन जो है वो देखने से पता लग जाए कि इसमें क्या होने वाला है। इसलिए पूरा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे तैयार है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडी ऑफ ए स्पेरिकल शेल। बेटा जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बारे में बात आ जाए ना,
तो पहले तो सीधी सीधी सी पिक्चर हमारे दिमाग में ये क्लियर है कि इंटरनल एक्सटर्नल की अगर बातें चल रही तो होलो फिगर है। अगर इंटरनल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस किसी भी फिगर की दे रखी है, सिलेंडर हो चाहे स्पेयर हो वोटेवर कुछ भी हो, आप क्या कहेंगे वो होलो फिगर है। तो भैया ये हमारे पास एक होलो स्पेयर है। होलो स्पेयर मतलब स्पेयर के अंदर स्पेयर। तो जब होलो स्पेयर होता है ना, तो उस केस में मैंने आपको बता रखा है बेटा कि हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बातों के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट इज़ मेल्टेड। यहीं पे क्वेश्चन की कहानी ख़त्म हो गई। हमने क्या किया, एक स्पेरिकल शेल को, एक होलो स्पेयर को मेल्ट किया और मेल्ट करके हमने उससे क्या बना दिया बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया। इस तरह का जो भी केस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक फिगर से दूसरा फिगर जो है बेटा उसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक फिगर से जब दूसरा फिगर रिकास्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो सबसे पहला डायलॉग तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। शॉर्ट में लिख देता हूँ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, बड़ा सिंपल है। हमेशा जब भी वॉल्यूम के बारे में बात चलती है ना होलो फिगर के लिए, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल में आपके लिखेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ये किसका, स्पेरिकल शेल का, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी तो बिल्कुल बहुत जमा जमा के पूरी बात कर रहा हूँ आपके लिए। एक्सटर्नल वॉल्यूम, अब एक्सटर्नल वॉल्यूम हो चाहे इंटरनल वॉल्यूम हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ रेडियस चेंज होगी। हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक रेडियस इंटरनल दे रखी है, एक रेडियस एक्सटर्नल दे रखी है। एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर ले लूँगा, इंटरनल को मैं स्मॉल आर ले लूँगा। तो कैसे लिखूँगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इक्वल टू किसके बराबर, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। अब भैया सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, तो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में जानता हूँ कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे सिलेंडर की जो रेडियस है उसको मुझे कुछ अलग इंडिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जो आर है ये थोड़ा अलग डिज़ाइन का बना लिया आपके लिए, ताकि आपको पता लगे कि ये वाला जो आर है ये सिलेंडर की रेडियस है पाई आर स्क्वायर, और ये एच, ये लो भैया ये एच मुझे फाइंड आउट करना है। बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। यहाँ पे इन दोनों में 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन आ गया, डब्बे में आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू पाई, ये आर का स्क्वायर इंटू एच। बेटा ये पाई से पहले पाई की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसके बाद अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। 4/3, ये रहा मेरे भाइयों 4/3 अपनी जगह। डब्बे में क्या आएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर कितना है बेटा 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है 3 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक है भैया, इक्वल टू आर स्क्वायर एच। यहाँ पे डायमीटर मुझे कितना दे रखा है, डायमीटर 14 दे रखा है, रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी 7। तो मुझे क्या करना है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 और इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, इंटू में मेरा एच आ जाएगा। अब भैया 4/3 तो ये अपनी जगह ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है, लिखा। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब आप जानते हैं 27 होता है। क्यूब करना है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल मैथमेटिक्स गलत कभी भी मत करना। 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब कितना आ गया बच्चों, 3 का क्यूब आ गया हमारे पास 27। 125 ये 49 इंटू एच, उसमें से 27 को माइनस करना है। पहले 25 हटा दो बेटा 100 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा 98। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 125 में से ये जाएगा 98 बचेगा, ये आ गया 98 इक्वल टू में क्या है बेटा 49 इंटू एच। ये दे दी बेटा हमारी कहानी। यहाँ तो बचा बेटा कितना 98, वहाँ आ गया 49 इंटू एच। कमाल हो गया बेटा, इधर 49 इधर 98, 49 से 98 कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। पता लग गया मुझे यहाँ पे कि ये 2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और डिनोमिनेटर में कितना है 3। एच की वैल्यू आ गई 8/3। ये लो इतना आसानी से मैंने हाइट फाइंड आउट कर दी। हाइट कितनी आ गई दोस्तों, हाइट आ गई 8/3 और पीछे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे h इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है कि हाइट तो निकाल दी, टी ऐसे भी निकाल के दिखाओ। तो भैया बिल्कुल निकाल देंगे।
टी ए से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर के टी ए से का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉलिड सिलेंडर के टी ए से का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं टी ए से ऑफ सिलेंडर। तो टी ए से ऑफ सिलेंडर में हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या 2 पाई आर डब्बे के अंदर H प्लस आर, ये सिलेंडर के टी ए से का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, क्या 2 पाई आर डब्बे के अंदर H प्लस आर। अब आप कहेंगे कि सर 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर तो हमें पता ही है बेटा कितना 7 है, ये लिख दिया हमने 7, डब्बे में H प्लस आर, H कितना है बेटा 8/3, H है हमारा 8/3 प्लस आर कितना है, आर हमारा 7 है, ये कर दिया। 7 से बेटा 7 की ज़िंदगी ख़राब, 22 को 2 से करेंगे 44, ये आ गया 44। और डब्बे के अंदर क्या है बेटा, डब्बे के अंदर 8/3 प्लस 7, तो हमें इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21, 21 में 8 को प्लस कर दो, तो 8 में किसको प्लस करना है, 21 को, तो कितना आ जाएगा 29। और अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, अपोन में हमारा 3 चलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 44 आ गया, अंदर आ गया 7 3 21 प्लस 8 29। 44 को 29 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्योंकि 3 से कुछ भी नहीं कट रहा होता तो मैं काट देता। तो 44 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 29 से, देखिएगा 9 4 जा 36, 3 आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36 और 3 39, 396 इंटू 44 को 2 से करेंगे 88, ये लो भैया, यहाँ तो आ जाएगा 6, 9 और 8, 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी 9, 9 और 3 12, 1 2 7 6 और अपोन में क्या आ जाएगा बेटा 3, तो हम लिखेंगे 1 2 7 6 और अपोन 3 और पीछे लगा देंगे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई ज़रूरत नहीं कि हम डेसिमल में आंसर दें, अगर हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं तो भी हमारा आंसर बेटा एकदम सटीक है, एकदम शानदार है। तो ये हमारे बेटा 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए सेक्शन सी के, जिसमें एक तो मैं आपको इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला बता चुका हूँ जो हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से है। अब बेटा मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14, दोनों केस स्टडी बेस्ड है, दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूँ भाइयों।